अध्यक्ष जी, हमारे भाई सौम्य सांगवान जी, हमारी महिला की हरियाणा प्रदेश इकाई की अध्यक्ष सविता मान जी, उपस्थित सरदारी माताओं, बहनों व नौजवान साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के अवसर पर मैं आपको सभी को बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि अगला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। ये आयोजन इन नौजवानों ने जिस उद्देश्य को लेके किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑल इंडिया जाट महासभा 1907 में बनी। इसके उद्देश्य तय किए गए। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य करेगी, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज में शैक्षिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगी और ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के राजनीतिक हितों का भी ध्यान रखेगी। ये 4 मुद्दे 1907 में तय किए गए। 1907 अंग्रेज का राज था, तो ये चौथा मुद्दा जो राजनीतिक हितों का था, इसकी प्रासंगिकता उस समय शायद ज़्यादा थी। 47 के बाद देश आज़ाद हुआ तो उसको उतना ज़्यादा महत्व उस बात को नहीं दिया गया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने खाप का जिक्र किया। समाज भ्रमित है। अगर खाप से काम चलता तो जाट महासभा ना बनाई जाती। उस टाइम खाप बहुत मजबूत थी। 1907 में वो बुजुर्ग हमसे ज्यादा समझदार भी थे, खाप मजबूत भी थी। आज कंफ्यूज हैं हम जाट सभा और खाप को जोड़ लेते हैं आपस में। खाप समाज की है, जाति की नहीं है। खाप को जाति से जोड़ना, खाप को घटाना, खाप को कमजोर करना। खाप समाज की है, सब जातियों की है, सब वर्गों की। खाप में तमाम जाति, खाप में धर्म, खाप में मुसलमानों के गांव भी हैं, त्यागियों के गांव भी है, गुजरों के गांव भी है, अहीरों के गांव भी है। खाप समाज की और खाप जाति की बात गांव की नहीं, छोड़ दें आप। खाप उस गांव की तमाम बिरादरी की। जब किसी खाप का चौधरी चलता है, अपने सही मायने में तरीका ये था, खाप का चौधरी जब चलता था तो अपने गांव में, जिस गांव में चौधर होती थी, उस गांव में हरिजनों का भी चौधरी था, कुम्हारों का भी था, नाइयों का भी था, उनको लेके चलता था, समाज का निर्णय होता था। मैं बहुत महसूस करता हूं इस बात को। खाप जैसे शब्द को समझ नहीं रहे हमारे भाई, या हमने समझाया नहीं।
चौधरी छोटूराम इस ऑल इंडिया जाट महासभा की युवा इकाई के अध्यक्ष रहे, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। अगर खाप से ही काम चलता तो जाट महासभा बनाई नहीं जाती। उनको पता था कि खाप समाज की है और जातीय संगठन की आवश्यकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जातीय संगठन की आवश्यकता थी, इसलिए जाट महासभा बनाई गई। तो इस तालमेल से बचाएं। दोनों ही संगठन महत्वपूर्ण है। खाप बहुत बड़ी है, जातीय संगठन से खाप बहुत ऊपर है, उसको मजबूत करें उस तरीके से। और फिर जो हमारा जातीय संगठन है ऑल इंडिया जाट महासभा, जिसको मैंने जो बताए 4 उद्देश्य जो तय किए थे उनको लेके चले थे, उस पे काम हुआ। 1911 में सुसाने में बड़ी पंचायत हुई, ऐसा हमने सुना। और सोशल रिफॉर्म पे काम शुरू हुए, देश के विरोध में बरातों में एक संख्या सीमित की गई। देश के लिए समाज की हर कुरीति को लेके कुछ नियम बनाए गए कि ये कुरीतियां समाज से कैसे दूर। समाज में सामाजिकता की व्यवस्था मजबूत थी। बहुत समय तक उसने काम किया। जो दूसरा एजेंडा था शिक्षा को लेके, अगर आप नजर दे रहे उस पीरियड में, तो जाट शिक्षण संस्थान और गुरुकुल, वो भी वही बने। गुरुकुल भी आपके पूर्वजों ने ही बनाए थे, आपकी जमीन और आपके पैसे से ही बने थे। दो तरह के शिक्षण संस्थान उस समय बने। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में गुरुकुल और जाट शिक्षण संस्थानों की चेन बनी, चेन। उससे समाज को लाभ हुआ। समाज में सामाजिक कुरीतियों पे भी अंकुश लगा, समाज में शिक्षा भी आई। समाज आगे बढ़ा। और जो समाज शिक्षित होता है आर्थिक तौर पर, निश्चित तौर पर मजबूत होता है। अगर दूसरा एजेंडा हम पूरा कर ले समाज में शिक्षा का, तो आर्थिक मजबूती तो आ ही जाती, आई भी, और राजनीतिक चेतना भी आई। चौधरी छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी के माध्यम से, जमींदारा लीग के माध्यम से, मुस्लिम लीग और उस समय की कांग्रेस को धता बता के, वो पंजाब जिसमें ये क्षेत्र, वो पंजाब जो पलवल से शुरू होकर पेशावर में खत्म होता था, उस पंजाब में आपके उस चौथे एजेंडे में काम किया। बड़ी ताकत थी कांग्रेस, और मुस्लिम लीग भी अपने आप को धुरंधर कहते थे। सबको धूल चटाते हुए चौधरी छोटूराम ने 22 साल पंजाब में शासन किया, और वो काम करके गए जो मील के पत्थर हैं जिनका तोड़ नहीं। आज कोई सरकार इतना हिम्मत रखती है कि कर्जा बिल पास कर दे, भाइयों को जड़वा दे? किसी सरकार में इतनी हिम्मत है? वो विधानसभा में रेजोल्यूशन था पंजाब विधानसभा में कि आज से पहले का लेवा देवा, बैंकों के पैसे तो माफ हो जाते हैं, प्राइवेट कट जाता, सूदखोर का ऋण भी उस टाइम का माफ करके वही जड़वा दी गई। जो किसान का वजूद बचा, उसमें जाट महासभा मील का पत्थर थी।
चौधरी छोटूराम उस धारा से निकल के राजनीति में बाद में गए, पहले जाट महासभा से चले गए, उसके युवा के अध्यक्ष थे, फिर उसके मेन थे और उसको लेके आगे चले। तो जाट महासभा बनने का जो उद्देश्य था वो सार्थक करके दिखाया जाट महासभा ने। देश आजाद हुआ, छोटूराम जी 1945 में चले गए, देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद लोग आजादी के जश्न में इतने मगन हुए कि उन्होंने अपने जातीय संगठन को महत्व देना बंद कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि महासभा उस दिन निष्क्रिय रही। और फिर जिस तरह की राजनीति शुरू हुई, आजादी से पहले जो शिक्षण संस्थान हमने बना दिए थे, एक भी नया शिक्षण संस्थान समाज ने नहीं बनाया। जो हमारे पूर्वजों ने शिक्षण संस्थान बनाए थे उनकी ईंटें पड़ने लगे, मैनेजमेंट के चुनाव होने लगे, पैसा फूंक के उस पर कब्जा करते और उसको लूट के खाते। सारे शिक्षण संस्थान, कौन से को गिनवाऊं और किसका उदाहरण दूं आपको? शर्म की बात है हमारी बिरादरी के लिए। हम कर कुछ नहीं पाए, हमारे बुजुर्ग जो करके गए थे हमने उसको नष्ट करने का काम जरूर किया। इस तरह की बैठक हम करते हैं, सैकड़ों बैठक में साल में मैं जाता हूं और मैं सब में ये कहता हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, वोट मांगने नहीं आया हूं। समाज किस तरह से आगे बढ़े, समाज क्या था, समाज कहां पे है और समाज को क्या करने की आवश्यकता है, इन तीन बातों पे चर्चा करने की जरूरत है। जब तक इन तीन बातों पे चर्चा नहीं करेंगे, मीटिंग करने का कोई लाभ नहीं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, समाज में जो कुरीति नहीं होनी चाहिए वो तमाम कुरीतियां समाज में घुस गई। नशाखोरी हमारे समाज में आ गई है, देश का बुराई हमारे समाज में आ गई है, उदंडता हमारे नौजवान में आ गई है। और सबसे बड़ी कमजोरी, वो पिलाड़िया जी कह रहे थे कि शिक्षित होकर समाज बढ़ता है, हमारे साथ उल्टा हुआ। हमारे बुजुर्ग जब अनपढ़ थे तो कभी किसी के चुंगल में नहीं फंसे, लेकिन जब से हमारा समाज शिक्षित हुआ तब से हमारे समाज में पतन की उस राह पे आ गया जिस पतन से दूर रहा। जाट ने तमाम रिफॉर्म किए, जाट ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तमाम जाट ने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि जाट का टेम्परामेंट और बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल थे वो मिलते थे। एक ओंकार निराकार, मूर्ति पूजा से दूर था, ध्यान में बैठ के अपनी पूजा पाठ, अपने काम को अपने स्थान पे करता। जाट को बौद्ध धर्म से दोबारा सनातन में लाने के लिए माउंट आबू पे षड्यंत्र किया गया, 2 लाख जाटों का कत्ल किया गया उसमें, और दोबारा जाट को उस पोप की तरफ खींच के लाया गया। आप लोग भाग्यशाली हैं, आप हरियाणा में रहते हैं। वो माउंट आबू में राजस्थान में हुआ था और उसका प्रभाव राजस्थान में था। उन पंडे और पुजारियों ने इस बिरादरी का जो उत्पीड़न किया, राजस्थान का जाट पगड़ी बांधता नहीं है, लपेटता, पता है आपको? राजस्थान के जाट को पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं था। 1300 साल राजस्थान के जाट ने पगड़ी बांधी नहीं, लपेटी। जाटनी को घाघरी में नाड़ा डालने का अधिकार नहीं था।
चौधरी छोटूराम जब जाट महासभा में उसमें आई अस्तित्व में, चौधरी छोटूराम राजस्थान की तरफ गए। सीकर में मीटिंग हुई, 1.25 लाख जाट इकट्ठा हुए। वो ताकतें जिन्होंने हमारे समाज का उत्पीड़न किया था, उन्होंने कोशिश की उस मीटिंग को रोकने की। दिल्ली से अंग्रेज गवर्नर ने ये कहा कि जाट जाग गया, छोटूराम जा रहा है वहां पे, जो भी रास्ते में आएगा उखाड़ के फेंक देंगे। जयपुर के राजा को ये कह दिया था, होश में आ जा, उसको मीटिंग उसकी सम्मान के साथ होनी चाहिए। अगर छोटूराम के सम्मान में आंच आ गई तो तुम बचोगे नहीं। सवा लाख जाट इकट्ठा हुआ सीकर में, हाथ में पलकटी और कुआड़ी। ये काम जाट महासभा कर रही थी। वो ताकतें जो हमसे चिढ़ती थी वो सक्रिय हुई, लेकिन आपकी जाट महासभा की ताकत को देख के सबको मिट्टी में मिला दिया। चौधरी छोटूराम जोधपुर गए, बलदेव राव मिर्धा को कहा गया नौकरी बहुत कर ली तुमने, रिजाइन दो नौकरी को, मैं बैठा हूं, किसान के लिए और कौम के लिए काम करो। उन बुजुर्गों ने उस उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसको उखाड़ के फेंका। जाट यही नहीं था, जाट अफगानिस्तान में जयपाल नाम का जाट राजा था, उसको षड्यंत्र से उसके पंडित ने उसको जड़ दे के मरवाया और राज पे काबू किया। और अफगानिस्तान में एक नियम लागू किया गया कि जाट जो है कुत्ता रखेगा, बाल नहीं कटवाएगा, नंगे पैर रहेगा, पैदल चलेगा, घोड़े पे नहीं बैठेगा। अफगानिस्तान में जो जाट थे उनको किसी ने जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। वो एक जाति विशेष का विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म में हमको रहना ही नहीं, जहां हमारा सम्मान नहीं। इस्लाम को स्वीकार किया अफगानिस्तान के तमाम जाटों। पाकिस्तान के 70% जाटों ने इस्लाम को स्वीकार किया, किसी के दबाव में नहीं किया, इस पोप और पाखंड के विरोध में किया। गुरु नानक आए तो जो बचे हुए जाट थे उन्होंने सिक्खी को स्वीकार, और गुरु नानक के बाद स्वामी दयानंद आए तो उन्होंने आर्य समाज को स्वीकार। 2500 का इतिहास तो मुझे पता, इससे पहले का भी कोशिश करके निकाला जा सकता। हम पोप और पाखंड में नहीं आए। हम पूजा करते थे दादा भैया की, दादा खेड़े की, हमारे अपने संतों की। हर एरिया में कोई ना कोई संत था, हरिदास थे, निश्चल दास थे, गरीब दास थे, इस तरह के हमारे संत थे। आज हम पढ़ लिख गए, आज हम घंटे बजा रहे हैं। हमने नहीं बजाए, थे ही नहीं हमारे गांव में मंदिर। शिवाला था, उसमें कोई स्थायी पंडित नहीं होता था, महिलाएं जाती थी, बोला शिव जी में पानी चढ़ाया, यही पूजा थी, आदमी कहीं नहीं जाता था। ये बुजुर्ग बैठे हैं, हमने अपने से पहली पीढ़ी को नहीं देखा मंदिर जाते। राम का नाम लेते थे, सुबह उठे राम राम भाई, वही चलता था, जो मिला राम राम भाई। सुबह हड़प की तरफ चले, बैलों को खोला, भूखे से राम राम, जो ले राम का नाम है, गाड़ी में जोड़ा ले राम का नाम, हड़ में जोड़ा ले राम का नाम।
कोई भी शुभ कार्य किया बोला करो भाई राम का नाम लेके शुरू करो। राम का नाम तो लेते थे वो, लेकिन राम के नाम के लिए दुकान पे नहीं जाते थे किसी पे। आज लोग हमें कह रहे हैं, हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ गई। मैंने जयपुर कह दिया भाई हमारा राम तो हमारे साथ रहता है। बोला ये तो राम को भी साथ रखते हैं, तुझे क्या तकलीफ है? हमारा राम हम कहीं भी रखे, उसे कहीं रखे। बहुत तकलीफ हुई कुछ लोगों को, अच्छी बात। तकलीफ ये हुई कि कहीं ना कहीं दर्द हुआ, असर हुआ, वही हम चाह रहे थे। तकलीफ भी तो देना चाह रहे हैं ना। किसका दर्द? अभी 1 महीने पहले भोंसले परिवार की एक बहू, 5 पेशवा हुए। 5 पेशवा में एक भोंसले परिवार जो पेशवा था, राज परिवार की बहू मंदिर में जाती और ब्राह्मण कहता कि मराठा जो है शूद्र श्रेणी में आता, मराठाओं की पूजा वेद मंत्र के अनुसार नहीं की जा सकती। आज 21वीं सदी में राज परिवार की बहू की पूजा नहीं करा रहा। आप भी उसी श्रेणी में हैं, कभी मुस्कुरा रहे हो। आपकी भी नहीं होती, आप भी इस ग्रंथों के अनुसार आप भी शूद्र की श्रेणी में हैं। आपने पढ़ा नहीं है उस शास्त्र, लेकिन आपने जबरदस्ती आपको फूंक देते हैं, आप मूंछों पे दाव देके दड़ मारते हैं। राम मंदिर में कितने लोग मरे आंदोलन में? गोलियां चली, आदमी मरे, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा, आप वाले मरे। और अभी वहां कमेटी बनी है अयोध्या में, आपका एक भी नहीं है। ओबीसी का एक भी आदमी उस कमेटी में नहीं है, और आपने ठेका खा रखा, मैं यहीं पकड़ लेंगे मुझे, मारे ही वाला पड़ा। मैंने वहां यही तो कहा था, हमारा राम हमारे हृदय में, हमारी गंगा हमारे खेत में। गंगा कहां से आई? पाताल से। पाताल कहां है? पृथ्वी के नीचे। पानी कहां से निकालते हैं? नीचे से। उस गंगा को निकाल के उस खेत को सींचते हैं, और उस सिंचाई के जरिए जो अन्न पैदा करते हैं उसका देश का, दुनिया का पेट भरते हैं। हमसे बड़ा भगत कौन? हमसे बड़ा कर्मयोगी कौन? हमारे बच्चों को ये हरियाणा 100 साल से, 100 साल का राजनीतिक इतिहास इस हरियाणा का है, ये किसी की चुंगल में नहीं फंसाता, क्योंकि ये पूजा पद्धति, ढोंग, आडंबर को नहीं मानता था। पिछले 30-35 साल से हरियाणा में काम किया गया। हरियाणा के बच्चों को हरिद्वार का रास्ता दिखाया गया। किसी का दादा का वोट ले आया था, किसी का बाप ले आया था, क्या कमी थी? इसलिए हमको कावड़ पे लगाया गया कि जो 2 दफे, बोला जोड़े में लड़ी पड़ेगी, 1 दफे में बात नहीं पड़ेगी। जो 2 दफे धक्के खा लेगा वो पक्का हो जाएगा। एक वोट बैंक पक्का किया गया, और उसका नतीजा हरियाणा, जहां 28% आप, वहां खट्टर 10 साल से राज कर रहा। ये उस कावड़ का नतीजा है। ये नौजवान बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं, उन्होंने बीड़ा उठाया। खाली नशे से बात नहीं बनेगी,
ये जो तिलक लगा लिया और जो ये चोटी बढ़ा ली, उससे नहीं समाज सुधार होगा। ये हमारी नहीं है, ये किसी और की दुकान। उस दुकान में हमसे गुलाम की तरह से काम कराया जाता, गुलाम बन हो गया। चौधरी वो जिसका खा का भुक्का अपने, जो अपनी खाट बिछाया और अपना हुक्का भरे, वो चौधरी होता। कहाँ जा रहे हैं? और समाज के सुधार की बात है। एक भाई ने मुझे तारीफ दिया था, नशे और हरामखोरी की बात कर रहा, और वो उसको ले जाके उन्होंने कहा है कि नेता इसके लिए जिम्मेवार। नेता कहां से आया? हम में से एक आदमी है जो नेता बना, और धक्के से नहीं बना। सोमवीर सांगवान को इलाके के लोगों ने चुन के नेता बनाया। नेता हम बनाते और नेता हमारे बीच में से आता। चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था, वोट किसी निशान में मत दो, वोट देने से पहले ये देखो जिसको वोट दे रहे हो वो तुम्हारे वोट के काबिल है या नहीं, उसका चरित्र कैसा है, उसका आचरण कैसा है, वो व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है। आप नहीं देखते, आप देखते हैं मेरे गोत्र का, मेरी जात का, मेरे धर्म का, मेरी बिरादरी का, या फिर आपने किसी पार्टी का पट्टा डाल रखा। जिस पार्टी का पट्टा डाल रखा है वो चोर को टिकट दे दे, लुच्चे को दे दे, लफंगे को दे दे, आप कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी तो पार्टी है ये। दोष देते हो नेता को, चुनते हो आप, वोट देते हो आप। एक दफे चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते में वोट दे के देख लो, देश की सारी गंदगी एक चुनाव में साफ हो जाएगी। और समाज सुधार किसको सुधारोगे? अब ये चोर साहब तो सुधरने से रहे, तो पक लिया इनका मामला। जिनका मामला पक लिया उनको क्या सुधारोगे? कच्चे घड़े को आकार दिया जा सकता है, आवेर में पकड़ने के बाद उस घड़े को आकार नहीं दिया जा सकता। बच्चा सीखता है, 8 साल की उम्र तक उसका 80% दिमाग फुल हो जाता है, 20% बचता है जो स्कूली शिक्षा उसको लेनी, जो व्यावसायिक शिक्षा उसको लेनी, सामाजिक आचरण, उसकी आदत, उसकी नेचर, उसके गुण 8 साल तक घर में जिस तरह से दिए जाएंगे उस तरह से वो ले लेगा। कौन देगा? घर की महिला 8 साल तक किसके पास रहता? दादी, बुआ, माँ। अब ये बहनें आई हुई है, पता नहीं किस तरह से हिम्मत करके आ गई, शहर में रहती है इसलिए आ गई। वो गांव की जो महिलाएं बैठी हैं, जो पहली शिक्षक है बच्चे की, उसको तो दर्शन नहीं होने देते मीटिंगों के। वो बात सुन ना ले गई, वो समझ ना ले, उसको ज्ञान ना हो जाए, उसको तो हवा ही नहीं लगने देते ना। और अगली पीढ़ी की निर्माता वो है, पीढ़ी का निर्माण उसको करना। किस तरह से होगा? हमको उस सतर पे जाके काम करना पड़ेगा। आज 18, 20, 22, 25 साल के बच्चे को मैं समझाऊं दारू मत की, वो मेरी सुनने वाला नहीं। लेकिन 5 साल के बच्चे को गांव की चौपाल में मासिक अमन करो, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चों को वहां बैठाओ और किसी योग्य व्यक्ति से बैठ के अच्छे नागरिक कैसे बना जाए, अच्छे आचार विचार क्या होते हैं,
इसमें कोई गोष्ठी रखी जाए महीने में एक दफे गाँव में, तो एक साफ सुथरी पीढ़ी का निर्माण हो सकता। आज बच्चा रोता, साथ जगह तो रहते नहीं, आते ही जूत बजता, थोड़े दिन में बर्तन भांडे अलग अलग। बच्चा रो रहा, उसको खिलाए कौन? मोबाइल चला के कोई लगा के पिक्चर लगा के उस बच्चे के हाथ में दे देते हैं। जब मोबाइल से बच्चा बड़ा हो रहा तो फिर नागरिकपुर से तुम लाल किला तोड़वाओगे, क्या करेगा वो? क्या करेगा? मतलब भाषण देते हैं, ऐसे भाषण दिए, सुने, तालियां बजाई, बोला बहुत ही उद्योग में भाषण बहुत अच्छा दिया, खाट भाषण अच्छा दिया, आचरण क्या? कितना टाइम आप दे रहे हो अपने बच्चों को? उनको बैठा के कहो जाट है भाई, जाट वो है जो सच्चा, जाट वो है जो मेहनती है, जाट वो है जो पोप और पाखंड में नहीं पड़ता। हमारे बुजुर्गों ने कभी पोप और पाखंड को नहीं अपनाया। हम जो है कर्म इसमें विश्वास करते हैं। हम अपने दादा की रोटी लेके जाते थे तो वो कहता दर्दे मैं राम का नाम ले लूं, वही खेत में ही बैठ के, अब वो पता ना के लिए करता के ना लेता, पर जो लेना था वही ले लेता। मंदिर मंदिर आड़ा जमेला था ही नहीं जाना। हम दूसरे जागरण हो रहे हैं, जागरण वाले दारू पी के नाच रहे, भांडी तोड़ रहे, माइक बज रहा है, पड़ोसी सो नहीं पा रहे, तेरे जागरण होगा, सारे गांव में सजा होगी। करो अमल, नौजवान बनाए, कमेटियां बनाए, इन पे चर्चा करें, सिलसिलेवार करें। गांव में कमेटी बने, गांव में एक दिन गांव में या लोग चौपाल में इकट्ठे हों, उसमें बड़े आए ना आए, बड़े तो आते ही। एक एक गांव में 50-50 आदमी टोलियों में ताश खेलते हैं। कोई मर जाए तो नहीं उठते, कोई आ जाए तो नहीं उठते, ऊपर मुंह उठा के नहीं देखते। और पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे तमाम, यही यूपी में, यही हरियाणा में, यही राजस्थान में, यही सब जो समाज संस्कार भूल गया हो, उसको संस्कार बूढ़े को मैं फिर कह रहा हूं नहीं दिए जा सकते, बच्चों को दिए जा सकते, बच्चे को दिए जा सकते हैं। मैं कई जगह एक उदाहरण देता हूं। पहले भजन उपदेशक आते थे, वो दो काम करते थे, मनोरंजन भी कर देते थे और आदमी को शिक्षा भी देते थे कुरीतियों के खिलाफ। आर्य समाजी भजनी आते थे ना, उपदेशक कहते थे उनको, और वो जब भजन के बाद मिसाल देते थे, मिसाल दे के बात को समझाते थे, और छोटे बच्चे पे उसका कैसे असर पड़ता है। मेरे गांव में एक आर्य समाजी उपदेशक बहुत आता था और भजन हो रहे थे, तो बैठ के उपदेश भजन के बाद वो कहने लगा भाई मैं आ रहा था। वो इसी तरह की मिसाल बनाते थे, अपने को जोड़ते थे उससे। बोला मैं आ रहा था, तुम्हारे गांव के फलसे पे एक बूढ़ा चारपाई पे बैठा था और बादाम और वो काजू किशमिश डाल रहा था, मुर्गे खा रहे थे। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहला इनको बादाम खिला दो, ये खाएंगे, इस बादाम के गुण इनमें आएंगे और उस अंडे को मैं खाऊंगा, उस अंडे में बादाम किशमिश और काजू के गुण होंगे। कहला बूढ़े के खांसी उठ गई और 2-4 में खांस के उसने जो बलगम थूका फेंका, वो बादाम छोड़ के उसने भाज के बलगम खाया बूढ़े ने। तो मैंने कहा चलो साहब ये भी गुण इसमें आएंगे, ये भी गुण इसमें आएंगे। मैं अपने से बता रहा हूं, वो मिसाल सुनी तो मैं सारी उम्र अंडे के बारे में सोचते ही वो भजनी याद आता था मुझे। उस अंडे का नाम ले लिया मैंने सारी उम्र। असर पड़ता, अच्छी बातों का असर पड़ता और बच्चा सीख सकता। एक एज के बाद नहीं सिखाया जाता तो अच्छी बात है। नशाखोरी पे आपने काम शुरू किया, अच्छी बात है,
करो आप। एक तो बड़ों को मत समझाना, जो निकल लिया ना आगे वो काबू नहीं आएगा। बच्चों को डालो। 10 साल में गांव का वातावरण बदल दोगे। एक गांव को मिसाल बना के देखो। जिले में नहीं कर सकते, ब्लॉक में नहीं कर सकते, एक गांव को कर दो अपना, और एक गांव में ये शुरू कर दो। 10 साल में उस गांव की जो जनरेशन होगी वो एक अलग जनरेशन है। ये मेरा दावा। मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा एजेंडा। मैं अपने इन नौजवानों को बधाई देता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि ये कामयाब हो, ये समाज को एक नई राह दे। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ, जब भी ये मुझे कहेंगे, अभी भी इन्होंने मुझे फोन किया था, गए नहीं थे ये मेरे पास, लेकिन मैं जब अच्छे कोच को देखता हूँ, मान साहब के जाने के बाद खाली की खाली लगता है भिवाड़ी आना, और मन ही नहीं करता था भिवाड़ी आया कि मैं, हमारी मजबूत कड़ी निकल गई थी हमारे उससे। इन बच्चों का फोन किया, मैंने कहा भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और सहयोग देना चाहिए। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ कि कितने की मीटिंग कर दोगे। मुझे 5 आदमी मिल जाए और 5 जिले में एक भी आदमी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं ये मानता हूँ कि जिले को नई दिशा दे सकता है। और यही सोच के मैं यहाँ आया हूँ। आपसे भी मेरा निवेदन कि ये किसी राजनीतिक दल की मीटिंग नहीं है, ये एक जातीय संगठन की मीटिंग है। और हमारा उद्देश्य हमारी जाति आगे बढ़े, हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, हम अपने संस्कारों को समझें। हम जिस उलझन में फंसते जा रहे हैं, जिस पोप और पाखंड में फंसते जा रहे हैं, उससे अपने बच्चों को बचाएं, कर्मयोगी बने। जाट संकीर्ण नहीं है, जाति को मानते हैं हम, लेकिन जातिवादी नहीं है। हम किसी जाति पे अन्याय नहीं करते। किसी को अगर दुखी देखते हैं तो बिना मांगे मदद देने का अगर कोई काम करता है तो वो जाट करता है। पड़ोसी भूखा है तो जाट सोता नहीं, उसको खिलाए बगैर। पड़ोसी को कोई पीड़ा है तो जाट उसको दूर करने का प्रयास करता है। हमारी श्रेष्ठ जाति है इस पृथ्वी में। स्वार्थ में तो सब करते हैं, हम स्वार्थ में नहीं, हम मानवता के नाते अपना नाश तक करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी जाति कोई नहीं है। आपने सुना, मुझे सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ।